हेलो बच्चों, मैं जीजीआईसी कटरा से श्रीमती पूनम। आज मैं आपको विषय इतिहास कक्षा 12 इसका दूसरा चैप्टर बताऊंगी। इस चैप्टर का विषय है राजा, किसान और नगर। इसका समय क्या है? लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो इसके पहले आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्ष के पश्चात जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का नामकरण क्यों हुआ? इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्यों पड़ा? तो इस काल में कौन सा 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी, इस बीच में चारों वेदों की रचना हुई। चारों वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की रचना इस काल में हुई, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर जो है बस्तियाँ, नगर, निवासी, ये सब कैसे रहे होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में तो आप जानते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता के यहाँ पे कई प्रमाण मिले हैं। छोटी छोटी बस्तियाँ, चरवाहा, ये सब इसके प्रमाण मिले हैं। तो इससे यही प्रमाणित होता है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। वैदिक कालीन सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता जो थी, जिसको हम मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, वो नगरीय सभ्यता थी। अब वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, हम बता दे रहे हैं। चारों वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, और इस काल को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी इस काल में, और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेदों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना हुई थी। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा प्रमाण मिलता है कि इस काल में जो है सभ्यताएं काफ़ी विकसित और संपन्न थी। शिक्षा, व्यापार और राजनीतिक जीवन भी बहुत उन्नत था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में थोड़ा सा चेंजेस होने लगे, काफ़ी परिवर्तन हो गया। मतलब कर्मकांड, पूजा पाठ, बाल विवाह और स्त्रियों का शोषण और ये सब चीज़ें, सती प्रथा, ये सब शुरू हो गए थे। मतलब कर्म कांडों का इस काल में समावेश होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। अब नीचे आते हैं प्रिंसिप और प्रियदर्शी। ये है क्या? तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति सन 1830 के दशक में हुई थी। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने जो खुदाई में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में उत्कीर्ण मुद्राएं मिली थी, उनका अर्थ पढ़ने की कोशिश की। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियां थी उनको तो पढ़ी ही नहीं जा सकी, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। लेकिन इस काल में जो मिली हैं सिक्के और अभिलेख मिले हैं, वो किस भाषा में थे?
उनकी लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो इनको उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की कोशिश की और ये पता लगाया कि अधिकांश अभिलेख और सिक्के जो हैं उस पर प्रियदर्शी का मतलब है मनोहर मुखाकृति वाले राजा। तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा के आगे अशोक का नाम लिखा है। अशोक जो है मौर्य वंश का महान सम्राट था। बिंदुसार उसके पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उनके दादा थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। थोड़ा सा ये भी समझा देते हैं मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके, उनकी हत्या करके, विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, उसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे जब मौर्य वंश आएगा कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मगध का राजा या शासक बनाया, ठीक है। अभी प्रियदर्शी पे आते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? अशोक के लिए, ठीक है। तो इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उप महाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों का मूल्यांकन किया और जो जो उनके अभिलेख थे और भाषा थे उनको पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। अब इसमें आते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद क्या मतलब कि अभी हमने बताया कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ, ठीक। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद इस उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांडों का काफ़ी समावेश होने लगा, इसलिए लोग हिंदू धर्म से भागने लगे और उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को अपनाना शुरू किया। इसी समय जैन और बौद्ध धर्म का जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है। और फिर इसी समय 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद में जैसे मगध आग हो गया, चेदी राज हो गया, अभी नीचे जब आएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो अब हम 16 महाजनपद के बारे में जान लें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकालीन काल माना जाता है। इस काल का प्रायः आरंभिक राज्य, नगर और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल को मतलब इस समय बहुतायत लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था और इस काल में बौद्ध और जैन धर्म जो है वो लोगों को पसंद आने लगा था, क्योंकि ये बहुत सरल धर्म था, इसमें कोई आडंबर नहीं था। कोई भी जाति वर्ग का लोग इस धर्म को अपना सकते थे, कुछ भी इसमें भेदभाव न कर्मकांड कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अब 16 महाजनपद जो हमने बताया है, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। मतलब 16 महाजनपदों में ये कुछ खास जनपद थे जिनके प्रमाण हमें कई जगह मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? मगध था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मगध जो है वो जनपद था। तो महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, मतलब बॉस कौन होता था, हेड कौन होता था, मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन था? राजा होता था।
लेकिन उसकी सहायता के लिए गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य जो थे वो इनकी सहायता करते थे। ठीक है, इन समूहों का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्र संघ की ही भांति कुछ राज्य में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अभी यद्यपि इसके बारे में पूरी तरह से इतिहास नहीं लिखे जा सके हैं, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 तक बने रहे। मतलब ये जो 16 महाजनपद के कई जो जनपद थे या राज्य थे, उन्होंने लगभग 1000 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, प्रत्येक जनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। मतलब चारों तरफ किला हुआ करते थे और बीच में जो थी वो राजधानी हुआ करती थी। अब राजधानी का रख रखाव कैसे होता था, ये देखिए इस मानचित्र में क्या दिखाया है। ये कौन कौन से राज्य हैं, अवंती, पांचाल, कुरु और इधर मगध। मगध जो है ये कहाँ दर्शा रहा है, ये बिहार में दिखा रहा है और इसकी राजधानी जो है वो राजगीर दिखा रहा है इसमें मैप में देखिए। ठीक है, तो ये पहले मगध की राजधानी जो थी राजगीर थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। पाटलिपुत्र वर्तमान में इसको हम पटना बोलते हैं। ठीक है, अब है कि राज्य हो गया, राजा हो गया, अब राजधानी भी हो गई। अब इनका प्रबंध, इनकी व्यवस्था कैसे चलाएं, तो उसके लिए जो है कुछ आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी, मतलब धन की आवश्यकता थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। मतलब यहाँ पर अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था का आरंभ, मतलब जातिगत भेदभाव शुरू हो गया था। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से जो टैक्स या कर लिया जाता था उससे चलता था। मतलब शासन कैसे चलेगा, शासन में केवल राजा और गण और संघ से ही तो काम नहीं चलेगा, कुछ और सदस्य को रखना पड़ेगा। तो ये जो नौकरशाही है, ये क्या है, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सदस्य या जो नौकर रखे जाते थे उनको वेतन देना और राजधानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए हम धन कहाँ से लाएंगे, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से टैक्स लेकर, कर लेकर हम अपनी शासन व्यवस्था उस समय चलाते थे। ठीक है, अब क्या वनवासी और चरवाहों से भी टैक्स लिया जाता था? इसके बारे में इतना मतलब ज्ञात हुआ है कि संपत्ति जुटाने के लिए एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। मतलब कि अगर हमें धन की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, अपने पड़ोसियों से जबरन कर वसूली करेंगे, या कमज़ोर है अगर हमारा पड़ोसी तो क्या करेंगे, उस पे कुछ शर्तें लगा के उससे कहेंगे हमें इतना धन दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। तो इस तरह से जो है शासन व्यवस्था के लिए धन जुटाया जाता था। फिर धीरे धीरे शासकों ने क्या किया, अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र को तैयार किया। मतलब स्थायी सेना की व्यवस्था शुरू हो गई।
अब फिर से आते हैं 16 महाजनपद में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन गया था इस समय, वो क्या था? मगध। ठीक है, मगध जो है वो इन जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण मानते हैं, मतलब मगध क्यों सबसे शक्तिशाली बना, इसके कई रीज़न थे, कई कारण थे। पहला कारण कि जो मगध था, जो इस समय वर्तमान में बिहार राज्य है, उस वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी, और साथ ही साथ लोहे की जो खदानें थीं वो बहुत आसानी से उपलब्ध थी, जिसके कारण से उपकरण और ये हथियार वगैरह जो है वो आसानी से बन जाते थे। ऊपर से इस इलाके में जो है काफ़ी जंगल हुआ करते थे, तो हाथी बहुतायत उपलब्ध थे। हाथी का प्रयोग जो है ये लोग सेना में करते थे, मतलब सेना का ये महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था, मतलब कि हम व्यापार जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे करते थे उस समय? नदियों के माध्यम से जो है नाव के द्वारा व्यापार किया जाता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। मतलब ये सब तो था ही, साथ ही साथ वहाँ पे जो शासक थे उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी हुआ करती थी कि जिसने मगध को महाजनपद सबसे बड़ा और विशाल महाजनपद बनाया। ठीक है, अब है इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनम धन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री उनकी नीतियों को लागू करते थे। अब इस मगध की राजधानी राजगीर जो है प्रकृति भाषा का वर्ड है, शब्द है। ये जो है मगध की राजधानी थी, जिसका अर्थ है राजाओं का घर। तो ये जो है पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था, मतलब पहाड़ी के बीच में बसा होने से क्या हुआ कि हम जो है अपने राज्य को सुरक्षित मान सकते थे। जैसे कि चारों तरफ किला बनाते थे सुरक्षा के लिए, उससे बेटर है कि पहाड़ी जो है, ऊंची पहाड़ी जो प्राकृतिक जो है सीमा का काम करती है। अब आइए एक प्रारंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो मतलब अब जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से कर दी थी। कब? 321 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, और उसका शासन जो है पश्चिमोत्तर में अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और उसका पौत्र जो था अशोक जो थी, जिसको मौर्य वंश का सर्वप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता था, जिसने कलिंग राज्य में विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध के बारे में तुम लोग ने काफ़ी सुना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का पाठ यहीं समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।